मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्राइट ग्रुप क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का सेशन स्टार्ट करेंगे। ये मेनली सेशन ये सीईटी मेंस पे डिपेंड है। सीईटी मेंस में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसके आधार पर जो टॉपिक सीईटी ने मतलब हरियाणा एसएससी ने जो टॉपिक दिया है एक एक टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे। और उसके साथ भी ये ज़रूरी नहीं है सीईटी मेंस के लिए बेसिक इकोनॉमिक है और ये हर जगह आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं, बेसिक भी अगर आपको कुछ भी काम धंधा ज़िंदगी में करना उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हर चीज़ को समझने की कोशिश करना कि किस तरह से डिमांड क्रिएट की जाती है, किस तरह से वो हर चीज़ होता है। यही रीज़न है कि हम पैदावार तुम करते हो, सब कुछ तुम करते हो, लेकिन तुम फिर अपने उसको संसाधनों की कमी के कारण उसको भगा देते हो। टमाटर प्याज जैसे फसल जो उगाते हो उसको 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो में, लेकिन आज स्टोरेज का सिस्टम करके थोड़ी बहुत बेसिक फैसिलिटी लगा के इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके डिमांड सप्लाई का यूज़ करके उसी चीज़ को वो आगे जाके 20-20, 35-35 रुपये किलो में बेचता है, क्योंकि उसको पता है कब इसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगी, उस टाइम वो अपने माल को निकाल लेगा। यही इकोनॉमिक्स का फंडा होता है, क्योंकि उसको बेसिक डेटा पता होता है कि किस टाइम पे क्या होगा। अब तो उसको पता है कि दलाले से हर कोई फसल आएगी, इनके पास स्टोरेज का सिस्टम है नहीं, तुम्हारी मजबूरी है, जितने हम बोलेंगे देनी पड़ेगी। ये रीज़न होता है, ठीक है। तो इसी ये डिमांड क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होती है, इनको कैसे हम ग्राफ में ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले बेसिक हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से, और इकोनॉमिक्स में पहला टॉपिक करते हैं इंट्रोडक्शन। ये इकोनॉमिक्स है क्या? इंट्रोडक्शन, सिंपल इंट्रोडक्शन। देखो ये मैंने लिख रखा, आप पढ़ने की कोशिश करना, इसको कुछ समझ में आए तो उसके बाद मैं एक एक वर्ड को समझाऊंगा। डेट ब्रांच ऑफ नॉलेज, नॉलेज भी बोल सकते हैं, स्टडी भी बोल सकते हैं, कि भाई वो शाखा अपनी स्टडी की उसके बारे में पढ़ाई की जाती है। इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर स्टडीज, इसमें उन गतिविधियों के बारे में पढ़ा जाता है which they undertake to satisfy their unlimited wants from limited resource। ये दो जबरदस्त शब्द बोले, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स। मतलब वे एक्टिविटियाँ इसमें कवर होती हैं जिसमें आदमी अपनी अनगिनत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिमिटेड संसाधनों से अपनी अनगिनत ज़रूरतों को कैसे पूरा करे। अब देखो भाई, एक अनलिमिटेड वांट्स को हम अच्छे से समझते हैं। वांट्स क्या होती है? ज़रूरतें। और लिमिटेड रिसोर्स क्या होता है? संसाधन जो आपके पास है। मान लो मैं एक एग्जांपल दूं, आपके पास 10,000 रुपये आए, तो ये आपका क्या है? रिसोर्स। ये बढ़ नहीं सकते, घट नहीं सकते। आपके पास 10,000 आए। वांट्स क्या है? आपकी अलग अलग वांट्स होंगी कि भाई मैं म्यूजिक आईपॉड खरीद लूँ, बुक्स खरीद लूँ, मैं कहीं घूमने चला जाऊँ, ये सारी चीज़ें वांट्स में आ जाती हैं। तो अब भाई वांट्स तो अनलिमिटेड है, आप जितनी सोचोगे उतनी बढ़ती जाएंगी। इनको मैनेज करना अच्छे से कि कौन सी वांट से मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि भाई मेरे आत्म संतुष्टि मेरे को मिलेगी, भाई किताब पढ़ के मेरे को इससे आत्म संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी, 100% सेटिस्फेक्शन यहाँ मिलेगा, उसको पहली प्रायोरिटी दो। जिसको दूसरी जो है उसको दूसरी प्रायोरिटी दो। भाई वांट्स तो तुम्हें ही कंप्लीट करनी है सारी, और लेकिन आपके संसाधन नहीं बढ़ सकते ना। ये तो आप कितनी कोशिश कर लो, लिमिटेड रहेंगे रिसोर्स तो, है ना। 10,000 रुपये आपके मंथली आते हैं, आप बेसिक समझाओ पढ़ने के लिए, तो वो तो 10,000 ही रहेंगे आपकी वांट्स, लेकिन लिमिटेड है। बुक्स भी ले लूँ, घूम भी लूँ, दोस्तों के साथ घूमने भी चला जाऊँ, हिल स्टेशन भी चला जाऊँ, कुछ म्यूजिक सिस्टम भी ले लूँ, और कुछ मतलब अनलिमिटेड होती है ये। इनको आप वो नहीं कर सकते, ये बढ़ती ही जाती हैं। अगर स्टार्टिंग में कम भी होंगी आपकी, 5, 7, 8 डिमांड आपने पूरी कर ली, उसके बाद बढ़ती जाएंगी। आपके पास थोड़ा संसाधन बढ़ा, आपका मन करेगा मैं गाड़ी भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, तो ये अनलिमिटेड होती हैं। समझे अब इस बात को? वांट्स जो होती हैं, ज़रूरतें जो होती हैं, वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, उनका कोई भी मतलब वो नहीं होता सिरा। दूसरा चीज़ हमने क्या पढ़ी? रिसोर्स, संसाधन, वे लिमिटेड होते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है। अब ज़मीन के टुकड़े में आपके पास बहुत सारी विकल्प है। आप खेती भी कर सकते हो, उसको किराए पे भी दे सकते हो, उसमें स्कूल भी खोल सकते हो, उसमें खोल भी, लेकिन वही ज़मीन का टुकड़ा तो वही एक रहेगा ना। आप उस पर कोई भी एक काम कर सकते हो, लेकिन आप काम करोगे कौन सा? बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा काम करना पसंद करोगे आप, जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, साथ में सोसाइटी का भी वो, सोसाइटी का भाई इकोनॉमिक्स में ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना वो नहीं मकसद नहीं होता। रेगुलर प्रॉफिट कमाता रहे उसी आदमी से, आपको रेगुलर मिलता रहे। वो कब मिलेगा? जब आप उसको सेटिस्फाई करोगे। मान समझे इस बात को? मैगी अब आप यूज करने लगे, लगातार कब यूज करने लगे हो? जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि बाहर खाना खाऊंगा, मेरे को 100 रुपये का पड़ेगा, मैगी मैं 10 रुपये की लाइक बना भी आप सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। आपको मतलब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वहाँ से मिल रही है बजट को देखते हुए। अब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तो क्या आपको मिलेगी? भाई 5 स्टार में खाऊँ मैं, लेकिन वो बजट तो नहीं है ना आपका, रिसोर्स तो आपके पास लिमिटेड है।
तो यही मैंने बात बताई, रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं। जैसे ज़मीन का टुकड़ा आपका एक ही रहेगा, अब उसको किराए पे आप 8,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये खेती करिए कमा उसको, मैक्सिमम आप जिस पे कमाते हो उस ऑप्शन को चूज करना होता है। जैसे प्रॉफिट भी हो, सोसाइटी का भी वेलफेयर हो, अकेला प्रॉफिट भी नहीं देखा जाता। मान लो आप 18,000 रुपये में दे रहे हो उसको रेंट पे, लेकिन वहाँ पे कुछ इलीगल काम हो रहा है, जैसे सोसाइटी का नुकसान होता है, वो नहीं होता, यानी मीन्स ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, काला बाजारी, तो ऐसे उसमें वो आप सोसाइटी को आप नुकसान कर रहे हो, तो उसकी बजाय आप कम भी कमाओगे, उस पर आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपको देता रहेगा, है ना, और इसका आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप बेसिक को अच्छे से समझ गए हो इंट्रोडक्शन को, कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको, ये अब इसको ध्यान से पढ़ना कि ये वो ब्रांच होती है, इसमें हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, उन एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उन गतिविधियाँ, जो गतिविधियाँ हम करते हैं। कोई भाई डेली हम अपनी गतिविधियाँ करते हैं, कोई लेबर के लिए जाता है, कोई किसी काम के लिए जाता है, कोई किसी काम के लिए, किसके लिए जाता है, वो रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्स आने के बाद अपनी वांट्स को पूरा कर सके, इसी यही इकोनॉमिक्स है। और इनको अच्छे से मैनेजमेंट कैसे कर सके, मेन बात होता है मैनेजमेंट। अपनी कम, यानी क्या बताया, अनलिमिटेड वांट्स, अनगिनत ज़रूरतें हैं, अनगिनत ज़रूरतों में से लिमिटेड संसाधनों में अनगिनत ज़रूरतों को पूरा कर लेना, ये होता है इकोनॉमी। उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले, इस तरह से आप उसको मैनेज करो कि आपके सारे काम हो जाए, आपको परेशानी ना हो, है ना। अगर आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया, आपने सोचा कि जल्दबाजी में आके ये काम कर लो, उसमें बिगड़ जाइए, उससे अच्छा काम कर सकते थे आप, क्योंकि उसको तो आपने यूज कर लिया रिसोर्स को एक बार जल्दबाजी में आके। अब जल्दबाजी में आके रिसोर्स को यूज कर लिया, रिसोर्स तो दोबारा आएगा नहीं, तो वो आपने क्या किया, टोटल लॉस कर लिया अपना। ठीक है, पहले उसको अच्छे से परखो, भाई आपके पास 10,000 रुपया है, आप क्या क्या करोगे, पूरा उसको लिस्ट बनाओ, उस पर चिंतन करो, पढ़ो लिखो, तभी तो आपको पता लगेगा कि मेरे को 100% सेटिस्फेक्शन किस चीज़ पे मिलेगा। जब आपको अपनी आसपास की सारी वांट्स तो समझे इस बात को अच्छे से। दूसरा ये चीज़ जरूरी है कि ये इकोनॉमिक शब्द आया कहाँ से। ठीक है, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है इकोनॉमिक्स। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको कई बार पूछ लेते हैं वन वर्ड में, तो इसका ये 2 वर्ड से बना हुआ था। ओइकोस, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता हाउस होल्ड, घर, ओइकोस शब्द था। एक था नेमियन, नेमियन का मतलब होता है मैनेजमेंट। अब इससे आप समझ भी गए हो कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर को किस तरीके से मैनेज करे कि अपने सारे संसार, सारी ज़रूरतें पूरी हो सके। रिसोर्स तो वही लिमिटेड रहेंगे, आपकी इनकम 20,000 हो तो 20,000 ही रहेगी, मानते हो, लेकिन आपको वांट्स उसके हिसाब से अपनी क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मानते हो। 10,000 में आप विजिट कराए, फिर आपकी सारी की सारी वांट्स रहेगी, बच्चों की फीस भी देनी है, शिक्षा भी देनी है, तो वो आपको टोटली लॉस हुआ। समझे अब अच्छे से? आपने अपनी एक तो पूरी कर ली जल्दबाजी में, लेकिन उसके बाद जो 9-10 और जो बेसिक नीड्स थी वे रह गई। और बल्कि अगर आपकी कम इनकम है तो बेसिक नीड आपकी ये नहीं थी घूम के आना। समझे, यही मैथ इकोनॉमिक्स होता है। इसी अपने को मैनेज करना, भाई किस तरह से मैनेज किया जाए मेरे को अच्छे से। तो मेरे हिसाब से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे ये इंट्रोडक्शन में। अब प्रॉपर डेफिनेशन बताते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या होती है इकोनॉमिक्स की? भाई प्रॉपर एक लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? तो अब मैं आपसे पूछूं कैसे लिखोगे आप? बताओ, पहले आप बताओ, फिर आप बताओ पहले आप। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पूछूं, जितना मैंने बताया उस हिसाब से कैसे लिखोगे इसकी कैसे व्याख्या दोगे आप? अपने हिसाब से बताओ, कोई नहीं गलत ठीक। किस चीज़ के बारे में पढ़ोगे आप इकोनॉमिक्स में? बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, वो उसको लंबा कैसे ले। नहीं, बिजनेस के बारे में तो मैंने बताया नहीं, इकोनॉमिक्स की बात आप बताओ। इकोनॉमिक्स एक ऐसा काम मतलब जिसमें हम हमारा कोई भी काम करते हैं तो उससे कोई सोशल मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी हो और उसमें इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी भी हो। तो कोई भी काम करे उससे आउटपुट बढ़िया निकले कम समय में और बढ़िया तरीके से उसको कोई भी काम छोटा मोटा हो। हाँ देखो, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप वर्डिंग का यूज नहीं कर पा रहे। वर्डिंग को कैसे? जैसे मैंने आपको बताया ना, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स। अगर ये 4 वर्ड भी आपने यूज कर लिए, एक प्रकार से आपने डेफिनेशन दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड का यूज करो डेफिनेशन देने में। अब आप डेफिनेशन इस तरीके से दे रहे हो, मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उसको छोटे शब्दों में। अब देखो डेफिनेशन लिखते हैं, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट इज ए सोशल साइंस। ये एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस में भाई सबको आता है, मतलब सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के बारे में समझे, समाज से रिलेटेड जो समझे, इसलिए इसको सोशल साइंस कहा है। सॉरी। किस चीज की विज्ञान? ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। भाई दिल्ली की दिनचर्या में हम कार्य करते हैं ना, सब कोई ना कोई कार्य करता है। कोई झाड़ू लगाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई सरकारी नौकर है, कोई कंपनी चलाता है, सब काम करते हैं। तो अपने जो ह्यूमन एक्टिविटी जो करते हैं
concerned with the allotment of scarce resources. Allocation sorry, means ये उस चीज के बारे में आपको बताएगी कि स्कार्स रिसोर्स मतलब थोड़े रिसोर्स। भाई सबके पास लिमिटेड रिसोर्स होंगे, अगर आप कुछ करोगे नहीं तो रिसोर्स कहाँ से आएंगे? लेकिन आप करते रहोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ तो रिसोर्स आएंगे। उसमें आप अपनी डिमांड्स को इस तरीके से एडजस्ट करो ताकि आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिले। देखो 100% सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिल पाएगा, समझे? क्योंकि ये मैंने आपको दूसरा क्या चीज बताई थी, बढ़ती जाती है ये अनलिमिटेड वांट्स एंड रिसोर्स लिमिटेड। ये सीमित है और ये लिमिटेड है। गाड़ी आ गई आपके पास 8 लाख रुपये, आप सोचोगे 24 लाख की गाड़ी लूँ, समझे? तो इसके लिए अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करोगे तभी आप इतनी सेविंग्स फ्यूचर के लिए कर सकोगे। आप अपनी इसको भी बढ़ा सको, क्योंकि कम संसाधन में आप कम कर पाओगे, लेकिन भाई डिमांड्स कुछ एक लेवल के लिए सेटिस्फेक्शन भी होता है ना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, अच्छा वो करना, क्योंकि वो तो आपको आउटपुट ही देंगे आगे। तो उसमें करने के लिए आप एडजस्ट कर सको। उस साइंस के बारे में पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? देखो, इस तरह से हम अपने लिमिटेड संसाधनों को यूज करें दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। जो ग्राहक हैं वे अपना सेटिस्फेक्शन मतलब उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उसको बढ़ा सके, मैक्सिमाइज मिले उनको। दूसरा, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अब कंप्लीट होगी डेफिनेशन, आप मानते हो? नहीं, कंप्लीट नहीं हुई। एक चीज बच गई। मैंने क्या बताया था? अकेला प्रॉफिट भी नहीं, एक चीज बच गई इसमें, सोशल। बिल्कुल सोशलिज्म रहना। 3 चीजें इसमें, हम यहाँ पे ये चीजें मैं मिटा देता हूँ जो हमने कर ली। अब इसको दोबारा से पढ़ो। इट इज ए सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ये उन एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करती है, सोशल साइंस है, जो किसके रिलेटेड होती है? अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अपने संसाधनों को अलॉट करना कि मैं इस चीज़ के लिए ये काम करूंगा, इस चीज़ के लिए ये काम करूंगा, इस चीज़ के लिए ये काम करूंगा। इस तरीके से अलॉट करना उनको, ताकि जो कंज्यूमर है, जो आपका उपभोक्ता है, ठीक है, वो कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, उसको अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो। दूसरा, प्रोड्यूसर जो उगाता है उसको मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, वो अपना प्रॉफिट में, जैसे मैंने आपको बताया ना 2 रुपये उसमें ये तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया ना आपको सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आपको उम्मीद ज़्यादा थी। तो इसमें हम 100% सेटिस्फेक्शन नहीं कहेंगे। तो ये क्या है? हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे ये फैक्टर कम रह गया स्टार्टिंग में ही कंज्यूमर का, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहती है? कंज्यूमर को भी मैक्सिमाइज होना चाहिए, प्रोड्यूसर जो उगाता है उसको भी मैक्सिमाइज होना चाहिए। एंड थर्ड क्या होता है? And the society can maximize its social welfare, and the society can maximize its social welfare। सोशल वेलफेयर क्या होता है? भाई सोसाइटी के काम हो सके, अस्पताल बन सके, सड़कें बन सके, वे भी पूरा उसके साथ साथ मतलब हर तरीके से उनको सुविधा बने, अगर वो करे तो, है ना? मीन्स कहने मतलब टैक्स अच्छे से पे करो, आप प्रोड्यूसर अच्छे करो, ताकि ये काम भी होते रहे साथ साथ, जिनसे इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है आपको, इनडायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। भाई यूज तो नहीं तुम्हें ही करना है ना, तो सोसाइटी को भी वेलफेयर होना चाहिए। अब पूरी हुई अभी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, समझ में आई? जिस सोसाइटी में आप काम करते हैं, सोसाइटी में देखो मैंने आपको बिल्कुल सिरे से समझाया। पहले मैंने आपको लिमिटेड वांट्स के बारे में समझाया, रिसोर्सेज के बारे में समझाया, फिर मैंने आपको ये समझाया कि भी क्या है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसके बारे में, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं डेफिनेशन को। ये भाई उस साइंस के बारे में पढ़ा जाता है इसमें, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहले क्या होती है? कंज्यूमर उपभोग। अभी कंज्यूमर हो गए तभी तो प्रोड्यूस करने का फायदा है। किनके लिए प्रोड्यूस करते हैं? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, उसको अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज मिलेगी। भाई मैं इतने रुपये इस पर खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अगर उसका सेटिस्फेक्शन खत्म होगा तो दोबारा तुम्हारा प्रोडक्ट को यूज थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। सेटिस्फेक्शन जब तक रहेगा तभी यूज करेगा। दूसरा, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, प्रोड्यूसर को अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तीसरा, सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर, वो अपने सोसाइटी के कार्यों को ज़्यादा बढ़ा सके, सोशल वेलफेयर के कार्यों को, जो सोसाइटी के अच्छे कार्य होते हैं ना, स्वस्थ हवा उपलब्ध कराना, स्वस्थ वो देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, ये सब सोसाइटी के वेलफेयर के काम होते हैं, है ना? तो ये चीज़ें होती है इकोनॉमिक्स में।
अब ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्लियर हुई, अब आगे चलें। इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको दिया था, मान लो लैंड है आपके पास, कोई जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। अब उस जमीन के टुकड़े से आप क्या क्या कर सकते हो? उस पर फार्मिंग भी कर सकते हो, आप खेती कर सकते हो, उस पर दुकान भी खोल सकते हो, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ ना, भी रिसोर्स तो एक होता है, लेकिन काम क्या कर सकते हो? उस पर शॉप भी खोल सकते हैं, उस पर फैक्ट्री भी खोल सकते हैं, ठीक है। उसको रेंट पे भी दे सकते हैं, समझे? तो मतलब काम तो उससे कई कर सकते हैं। उस पे हम अपना घर भी बना सकते हैं। भाई तुम्हें लगेगा कि घर बना हुआ कुछ फायदा नहीं लगेगा, लेकिन आप रहते उसमें रहे हो, अच्छे से सारी एक्टिविटी वहीं से कर पा रहे हो, तो वो भी यूज काउंट होगी इनमें, समझा? अब ये आपकी क्या गई, अब ये आपका क्या था? रिसोर्स जो मैंने आपको बताया, ये क्या है? जमीन का टुकड़ा, वही रहेगा, उतना ही रहेगा वो। अगर उसको आपको बढ़ाना है तो उसको आपको मैक्सिमम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना, नहीं तो तब तक वो लिमिटेड रहेगा। लेकिन आपकी डिमांड देखो कितनी, क्या क्या कर सकते हो। अब इनमें से आप अच्छी चीज़ों को चुनोगे। अगर आपकी खेती अच्छी नहीं हो पा रही, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो आप क्या चाहोगे कि भाई मैं वहाँ पे फैक्ट्री लगा दूँ, है ना। अगर किराए का एरिया ज़्यादा वो रहते हैं, छोटी ज़मीन है, तो आप चाहोगे मैं रेंट पे दे दूँ। मतलब आप अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको जहाँ मिलेगा, जो आपकी ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर सके, उस काम में आप इसको यूज़ करोगे। तो समझे इकोनॉमिक्स के बारे में। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मेन चीज़ दो होती है रिसोर्स में। क्या होता है? एक तो लैंड होती है, तो लैंड होती है रिसोर्स में। एक मनी होता है, अभी सैलरी वगैरह जो आप मनी से भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास 50,000 रुपये आए, ठीक है, ये रिसोर्स हो गया आपके। उससे आप क्या कर सकते हो? रेंट भी, अब आपको रेंट भी देना होता है भाई, अपना किराया भी देना होता है भाई, ग्रोसरी पे भी लगाने होते हैं, है ना। मतलब वांट्स जो होती है आपकी वो अनलिमिटेड होती है, काफ़ी होती है। कितनी लो, एजुकेशन पे भी लगाने होते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा और भी कई आगे आपकी EMI भरनी होती है, मेडिकल की EMI हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा मिलेंगी। मैंने बताया आपको अनलिमिटेड है सबकी, ये तो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट सेविंग भी करने चाहते हो, कुछ ना कुछ सेविंग हो, समझा। लेकिन ये तो आपकी लिमिटेड रहेगी, आपको इसी 50,000 में करना है सब कुछ ये। लेकिन क्या है? अनलिमिटेड। अब इनको अच्छे से मैनेजमेंट करना, यही इकोनॉमिक्स होता है। सिंपल ग्रीक भाषा में 2 शब्दों में समझा दिया भाई, ओएसिस और नेमिन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इस तरह से मैनेज करना। अब मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन। यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में करते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एलिमेंट किसको मैं जरा कर देता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब देखो भाई, एलिमेंट्स क्या होते हैं। पानी मेरे को देना होगा। देखो ये तो मैंने आपको समझाना था अच्छे से, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम लगाया। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, ठीक है, लेकिन समझ के चलेंगे एक एक टॉपिक को अच्छे से। भाई एलिमेंट 2 ही होते हैं इकोनॉमिक्स के। पहला एलिमेंट होता है स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, और दूसरा होता है चॉइस। अब ये शब्दों से आप समझ गए, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, और चॉइस का मतलब क्या होता है? चूज करना, किसी चीज चूज करना। ये 2 मेन एलिमेंट होते हैं इकोनॉमिक्स के। अब स्कार्सिटी पढ़ते हैं हम। भाई कमी कब आएगी, आप ही बताओ, किसी चीज की कमी कब होगी? व्हेन, लिखो इसको, implies द सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्स इज लेस देन द डिमांड ऑफ रिसोर्स, ठीक है। जब सप्लाई कम होगी डिमांड से, देखो मैंने बिल्कुल 2 शब्दों में समझा दिया इसको। जब सप्लाई डिमांड से कम होगी, इसको आप लिख सकते हो, स्कार्सिटी इज ए सिचुएशन वेयर सप्लाई ऑफ द रिसोर्स, रिसोर्स जो भी संसाधन है आपका, उसकी सप्लाई कम हो डिमांड से, समझे। एग्जाम्पल लेते हैं, कोरोना का टाइम था, बोला कि भाई लॉकडाउन लगेगा। पहले क्या थी, तुम कम कम खरीद के लेके आते थे, उस टाइम एकदम क्या हुआ, आपको क्या लगा कि भाई ये स्कार्सिटी आ जाएगी,
तो एकदम लोग जाके ढेर में खरीदने लग गए। उससे क्या हुआ, उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ। लेकिन बेशक वो बड़ी कीमतें थी, सेटिस्फेक्शन आपको उतना ही मिलेगा वहाँ। क्यों मिला? क्योंकि आपको पता नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब जिसके पास संसाधन नहीं है वो तो कैसे यूटिलाइज करेगा, लेकिन जो संसाधन है वो तो चाहेगा कि मैं इसको स्टोर करूँ, क्या ताकि और महंगे हो गया तो बिल्कुल ही ना मिले। समझा? तो एक तो इसकी चीज़ इकोनॉमिक्स का जन्म लेने का क्या कारण था? स्कार्सिटी भाई। समझा? इन चीज़ों के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। स्कार्सिटी के बारे में इतना ही काफ़ी है। सप्लाई क्या होता है आपको समझ लो। सप्लाई क्या होती है? किसी चीज़ का भेजना भी। अब मान लो आप गेहूं का पैदावार करते हो, एकदम बाढ़ आ गई तो क्या हुआ? शॉर्टेज होगी गेहूं की। शॉर्टेज होगी तो वही यही होगा भाई, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो। डिमांड तो वही रहेगी लोगों की, तो वो तो बढ़ती जाएगी। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं हम? स्कार्सिटी। दूसरा सिचुएशन क्या होती है? चॉइस। ये क्या होता है? चॉइस इज द रिजल्ट ऑफ स्कार्सिटी। मेन कह सकते हैं हम, चॉइस इज द रिजल्ट ऑफ स्कार्सिटी। भाई चॉइस हम कब करते हैं? जब कमी पड़ जाएगी। अब पता है कमी है तो हम क्या चाहिए भाई? रोटी तो हमें चाहिए, चलो गेहूं नहीं हो रहे तो जो ले ले, दूसरे अनाज को यूज कर ले। अब आपके पास संसाधन आपके कम हो गए, मान लो गेहूं घाटा चला गया एकदम 300 रुपये किलो, तो आप क्या करोगे भाई? चावल सस्ते आते हैं, मैं चावल खा लूँ। और मतलब जो भी चीज़ सस्ती हो, कहने का मतलब ये आप उसकी साइड भागोगे, क्योंकि आपको तो अपने लिमिटेड संसाधनों में अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। समझे? तो ये दो चीज़ें इस पे इफेक्ट करती हैं इकोनॉमिक्स में मेन। एक तो स्कार्सिटी, भाई आप समझ भी गए हो, स्कार्सिटी तो बिल्कुल इफेक्ट करेगी। एकदम कमी पड़ेगी तो आपको भी लगेगा भाई जो ज़रूरत की चीज़ें है तो मैं ले लूँ, है ना? अब आपको पता लग जाए भाई पेट्रोल 20 रुपये बढ़ने वाला है 15-20 दिन के बाद, आप क्या करोगे? जितना ज़्यादा, जितनी आपकी संसाधन हो गए, जितना कंज्यूम कर सकोगे उस टाइम पे वो आपकी मतलब एक प्रकार से बेसिक ही हो जाएगी कि भाई अगर उससे चलता है तो, है ना? लेकिन उसमें आपको अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैनेजमेंट आप उस हिसाब से करोगे, कहने का मतलब ये है। अब थोड़ी अच्छी टर्म पे आते हैं, है ना? ये चीज़ें मैंने अच्छे से समझा दिया आपको भाई क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स क्या होती है। अब आते मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे आप, है ना? कहने का मतलब ये। चॉइस कब आती है? चॉइस कब जन्म लेगी भाई? जब भी स्कार्सिटी होगी। अब स्कार्सिटी होगी तो चॉइस जन्म लेगी, फिर आप चूज करोगे ये खाएं, ये खाएं, ये खाएं, ये सस्ता, ये खाते। जब तक 10 रुपये का 1 किलो आटा मिल रहा था, 10 रुपये किलो वो मिल रहा था, सेटिस्फेक्शन आपको गेहूं में ज़्यादा मिल रहा था तो आप गेहूं खा रहे थे। लेकिन वो 60 रुपये हो गया, वो 10 रुपये रह गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना संसाधन के हिसाब से फिर आपको 100% सेटिस्फेक्शन उसी में मिलने लग जाएगा, उसी में मिलने लग जाएगा। समझा? ये होता है। जब तक आपके पास संसाधन है, आप मान लो आपके पास पैसे नहीं है, आपने रोटी बना ली, सब्जी बना ली, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है कुछ, भाई आप 100% सेटिस्फेक्शन आपको कब मिलता था कि मैं साथ में कुछ उसके साथ भाई लस्सी भी लूँ, दूध भी लूँ, है ना? लेकिन अगर आपके पास है ही नहीं तो आपको 100% सेटिस्फेक्शन उसमें भी मिलेगा। समझा? ये होती है भाई स्कार्सिटी। जब भी होती है, जब भी कमी होती है, जब हमेशा चॉइस यूज करती है। जो एग्जाम्पल मैंने दिया उससे आप अच्छे से समझ गए होगे इसको, है ना? स्कार्सिटी और चॉइस का फर्क समझ गए होगे, है ना? समझ में आगे चलें? ये मेन एलिमेंट होती है भाई, इसीलिए इकोनॉमिक्स की हमें जरूरत पड़ी। इसको तो आप ये ध्यान रखना, सप्लाई डिमांड ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। सप्लाई का बहुत बड़ा अच्छे से करेंगे इसको, डिमांड को अच्छे से करेंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं भाई हम इनके बारे में हमने पढ़ा। तो चॉइस को हम क्या लिखेंगे? चॉइस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल अनलिमिटेड अल्टरनेटिव्स। बड़े बड़े शब्द नहीं है ये, बिल्कुल वही है जो मैं आपको बता रहा था। जितने अल्टरनेटिव आपके पास, विकल्प बहुत ज़्यादा है ना। चाय यूज कर लूँ, कॉफ़ी यूज कर लूँ, कोल्ड कॉफी यूज कर लूँ, है ना? अब उस हिसाब से आप यूज करोगे जितने जैसे आपके पास संसाधन है, ठीक है? तो चॉइस भी समझे क्लियर अच्छे से। स्कार्सिटी और चॉइस ये दोनों समझ में आए हैं तो हम आगे चलते हैं, ठीक है? अगले टॉपिक पे चलते हैं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स की भी ब्रांच होती हैं, शाखाएं होती हैं। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सॉरी एलिमेंट्स नहीं है। अब आगे ब्रांचेस पे, इनको आप अच्छे से समझना। ब्रांचेस, शाखाएं भाई, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनको इकट्ठा ही समझेंगे। देखो माइक्रो मैक्रो आपको पता होगा। माइक्रो क्या होता है? छोटे लेवल पे, छोटा कम। और मैक्रो क्या होता है? बड़ा लेवल पे। तो इससे आप समझ भी गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं।
माइक्रो और मैक्रो। बेसिकली जो हम हाउस होल्ड में यूज करते हैं इंडिविजुअल के लिए, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जैसे जो मैं आपको बता रहा था, इन चीज़ों के लिए, छोटे छोटे मैनेजमेंट के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटे लेवल पे मैनेजमेंट करना। कैसे? मतलब इंडिविजुअल के लेवल पे। इंडिविजुअल के लेवल पे कैसे? मतलब आप अकेले रहते हो तो आपके लेवल पे, आपके परिवार के लेवल पे, आपकी सोसाइटी के लेवल पे, मतलब जो छोटा लेवल है उस हिसाब से अपनी भाई डिमांड्स और सप्लाई हिसाब से मैनेज करना। फिर होता है मैक्रो। मैक्रो होगा बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे जैसे कि पूरी पॉपुलेशन के लेवल पे, जैसे पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, है ना, जीडीपी निकालते हैं, क्या जीडीपी चल रही है देश की, तो ये किस लेवल पे आ गई? बड़े लेवल पे। इस चीज को पढ़ने के लिए हम किस में पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। और जो छोटी इकोनॉमिक्स होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? छोटी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो ये माइक्रो वर्ड जो है मेन, ये समझ में है डेफिनेशन? इसमें माइक्रो और मैक्रो में आप क्या कैसे डिफरेंस करोगे बताओ? माइक्रो में तो बड़े बड़े जो एग्जांपल देना साथ में। तो जैसे कि हम कोई भी नॉर्मल, हाँ, एक इंडिविजुअल लेवल पे या हाउस होल्ड लेवल पे। कहने का मतलब इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे आप, या तो इंडिविजुअल लेवल पे, या हाउस होल्ड लेवल पे, या सोसाइटी लेवल पे। ठीक है। मैक्रो लेवल पे जहाँ पे हमारे साथ जितने भी बंदे जुड़ जाते हैं, कोई बिजनेस की जो बड़ा लेवल पे हो, लेवल पे हो गया। अब मैं आपसे पूछूं विलेज लेवल पे अगर आप करोगे, मैक्रो में आएगा या उसमें आएगा? माइक्रो में आएगा। माइक्रो में ही आएगा, क्योंकि इससे बड़ा विकल्प और है ना। कंट्री लेवल है, फिर वर्ल्ड लेवल है। ये इन चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, कंबाइन स्टडी करते हैं टॉपिक के बारे में, उनके बारे में पढ़ते हैं, वो डिटेल से करेंगे हम इनके बारे में। 3-4 डिफरेंस याद रखने जरूरी होते हैं। एक तो ये अपना हो गया। अब हम नॉर्मली माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये भी भाई एक ग्रीक वर्ड था, जो था मिक्रोस। मिक्रोस ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले उसमें समझा दिया था, स्मॉल। इसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है। मिक्रोस का मीनिंग होता है स्मॉल। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे हम? यानी स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे। तो माइक्रो का मतलब क्या हुआ? छोटे लेवल पे। ठीक है। मींस इंडिविजुअल लेवल। इसको आप ऐसे याद रखना, माइक्रो में आई आता है ना, आई का मतलब इंडिविजुअल लेवल। कई बार पजल हो जाते हैं भाई, ये मैक्रो में आएगा या माइक्रो में आएगा, तो यहां से याद रखना आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। ठीक है। यहीं से पकड़ लेना, माइक्रो है तो भाई इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो है तो बड़े लेवल पे। तो आई से पहचान लेना जिसमें आई हो, वो क्या मतलब इंडिविजुअल लेवल है, छोटे लेवल पे। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहला ये क्लियर हो गया, इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट द इंडिविजुअल लेवल और बाय ऑल द हाउस होल्ड लेवल। ठीक है भाई। किन एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करेंगे हम? इंडिविजुअल लेवल और हाउस होल्ड लेवल। भाई पूरे घर की मतलब वो करना, पूरी सोसाइटी करना, इसमें कर सकते हैं ना। मेनली मतलब ये छोटे के लिए है, समझ में आया ना? आप बड़े लेवल पे तो क्या कह रहा था, आपकी जीडीपी आ जाती है, पर कैपिटा इनकम। जैसे बोलते हैं कि भाई पर कैपिटा इनकम निकालो कि हर व्यक्ति की आय कितनी है अपने देश में। 140 करोड़ आदमी को देखो, वो करीब 1.5 लाख से ज़्यादा है फिलहाल। तो एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, वो मैं पढ़ देख के बताऊँगा। हरियाणा की लेकिन 3 लाख के आसपास जा चुकी है, 2,93,000 रुपये। तो जरूरी थोड़ी है पूरे हरियाणा में हर व्यक्ति 2,93,000 रुपये कमाता होगा, नहीं। लेकिन वो बड़े लेवल पे कर रखी है अगर निकालने तो। कई व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए कमाते होंगे, एवरेज एक प्रकार से, है ना। तो इस पे मतलब अब दूसरा भी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो मैक्रो लेवल होता है वहाँ पे क्या निकाली एवरेज निकाली जाती है, और यहाँ पे एग्जैक्ट पता लग जाता है कि इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। समझे? ठीक है। अब इसको इसमें आगे लगते हैं, ये लिख लिया आपने हाउस होल्ड लेवल और इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है। माइक्रो थस इंक्लूड द स्टडी ऑफ, इसमें मेनली स्टडी किस चीज़ की होती है माइक्रो में? अब देखो भाई इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या स्टडी करते हैं। अब मैंने आपको बताया था डिमांड थ्योरी, जैसे ये पढ़ेंगे आगे, अभी आप समझोगे डिमांड के बारे में, मतलब डिमांड कैसे क्रिएट होती है ना। अब हमें इतना तो पता लग जाएगा ना भाई, इस साल मेरे यहाँ पे सूखा पड़ा है तो गाँव में गेहूँ की कमी आएगी, उस हिसाब से मैं अपनी डिमांड पहले एडजस्ट कर लूँगा, है ना। समझा? फिर एक करते हैं हम प्राइस थ्योरी। क्या पढ़ते हैं? और इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस को कैसे डिटरमाइन करें भैया हम।
सोसाइटी वेलफेयर, तीनों चीज़ों को देखते हुए, प्रोडक्शन को भी प्रॉफिट हो, कंज्यूमर को भी हो, सोसाइटी को भी हो। इस तरीके से हम अपना प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं। इस चीज़ का प्राइस कैसे डिटरमाइन करें, ठीक है, समझा। और क्या चीज़ पढ़ते हैं हम इसके बारे में, इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं हम, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल पे ही पढ़े जाती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में कि कैसे हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, भाई कैसे किन कीटनाशकों का उपयोग करें, किन का वो उपयोग करें जिससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़े, सोसाइटी का भी वेलफेयर हो, तीनों चीज़ों का ध्यान रखिए, समझे। प्रोडक्शन थ्योरी, इनके बारे में पढ़ना। तो अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ माइक्रो के बारे में कि माइक्रो छोटे लेवल पे, और ये इंडिविजुअल, ये चीज़ें कहाँ पे इफेक्ट करती है, इंडिविजुअल लेवल पे। अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो किसको अफेक्ट करेगी, तेरे को खुद को अफेक्ट करेगी, क्योंकि तेरे रिसोर्सेज थोड़े हैं। जब पर्सनल व्यक्ति को अफेक्ट करे कोई भी, तो वो किस में आता है, माइक्रो में। और जब पूरे कंट्री लेवल पे अफेक्ट करे वो किस में आता है, मैक्रो में, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिखेंगे, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, एट लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल, भाई पूरी की पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करे। जैसे मान लो किसी लोन नहीं भरा फार्मर्स ने, और किसी ने वीक हुए हो गए, जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा सब्सिडी के लिए नहीं ले पाए, उसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम होगी, तो लोग किस पूरी की पूरी कंट्री को अफेक्ट करेगा वो फैक्टर हम इसमें स्टडी करते हैं। और ऐसे फैक्टर कौन कौन से होते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम। अब भाई जितना इनकम, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे निकालेगा इनकम, क्या क्या सिस्टम होता है इनकम का, कैसे इनकम बढ़ाई जाती है, कैसे वगैरह, ये चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे, इसमें, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनकम। और बताओ इसके बारे में एक दो, अगर आपके माइंड में अच्छे से आए तो बताने की कोशिश करो। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना भाई, एम्प्लॉयमेंट भी तो तभी बढ़ेगा ना जब आपके पास संसाधन होंगे, स्किल होंगी, तभी तो आपको एम्प्लॉयमेंट राइज होगा। वैसे एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ पाएगा, अगर अनस्किल्ड वर्कर होंगे तो वही प्रोडक्शन कम होगी, फिर निकालने पड़ेंगे वो, है ना। तो इकोनॉमिक्स में ये सारी जो बड़े लेवल पे जो देखी जाती है, इसी चीज़ के लिए आपकी ये पढ़ाई की जाती है, भाई स्किल वर्कर बनो, स्किल सीखो, ये अलग अलग चलते हैं स्कूल। ये सब इसीलिए है ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके उस लेवल पे, एज ए होल लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ सके। जैसे हरियाणा में बोलते हैं कि अब इस बार भाई धान की खेती को कम करो, इसको ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि ज़मीन खराब होती जा रही है, तो उसमें आगे लेवल की सोच रहे हैं, आगे प्रोडक्शन कम होगा, अगर 2-3 साल इसमें धान नहीं होगा तो दोबारा से फिर फर्टिलाइज हो जाएगी ज़मीन। इस वजह से उसके लिए किसान, गवर्नमेंट क्या करेगी, 7-7 हज़ार रुपये दे रही है किसानों को। क्यों दे रही है, ताकि वे समझ सके इस बात को कितना ज़रूरी है गैप देना, है ना। और कुछ क्रॉपों को बढ़ावा देती है, जैसे दाल पैदा करो, ये पैदा करो भाई, जिनकी मतलब बेसिक नीड्स की ज़रूरतें होती है, जैसे ये हर ह्यूमन बीइंग को चाहिए।